अराउंड 2 to 3 मिनट्स तो स्टार्ट करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। थोड़े ज़रा स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लें, देन लेक्चर को स्टार्ट करें। अस्सलाम वालेकुम सर। सर अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर, आपका ठीक है? हाँ जी फातिमा बोलें। सर मैंने आपसे पूछना था कि ना आप जरा एक बार फिर बता दें ये कि हमने जो वो बनानी है असाइनमेंट, जो मिड टर्म की बनानी है, मिड टर्म नहीं सॉरी फाइनल टर्म की बनानी है, उसमें क्या करना है और अगर प्रेजेंटेशन उसकी देनी है तो क्या की पॉइंट्स होने चाहिए। मीन्स उसके टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या है उसके, वो जरा बता दीजिएगा आप, मतलब डिटेल में जरा बता दें क्योंकि मुझे जरा भी थोड़ी बहुत समझ नहीं आ रही कि उसमें हमने उसको किस तरीके से लेके जाना है, डॉक्यूमेंट बनाना है कि प्रेजेंटेशन बनानी है। तो और किस तरह से प्रेजेंटेशन देनी है वो भी जरा बता दीजिएगा, और जो डेट है वो भी बता दें कि कब तक सबमिट करानी है। अच्छा, मैंने डेट तो आप लोगों को ऑलरेडी अनाउंस की थी, 15 मई। ठीक है, 15 मई के बाद का जो वीक है उसके अंदर कंडक्ट होंगी। आपके जितने ग्रुप मेंबर्स हैं, मैं इफ़ इन केस 3 है तो इसका मतलब है कि 3 पार्ट प्ले कर रहे हैं, तो डॉक्यूमेंट आप लोगों ने सबमिट कराना है। उसका डॉक्यूमेंट की जो लेंथ है वो टॉपिक के ऊपर डिपेंड कर रही होगी। अब अगर आप पेजेस की कहते हैं कि सर कितने पेजेस की होनी चाहिए, तो पेजेस को मैं स्पेसिफिक नहीं कर रहा, वो उसका जो कंटेंट है वो डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, बस जो सा भी आपका टॉपिक होगा। प्रेजेंटेशन हर कोई प्रेजेंट कर रहा होगा जो कि ग्रुप मेंबर होगा। तो डॉक्यूमेंट एक आपने मुझे मेल करना है और साथ अपनी प्रेजेंटेशन जो है वो साथ ईमेल करनी है। और 15 मई इसकी लास्ट डेट है सबमिशन की, और 15 मई के बाद का जो वीक है उसके अंदर आप लोगों का मैं पे एक स्केड्यूल दे दूंगा, कौन कौन से ग्रुप मेंबर्स की फर्स्ट लेक्चर के अंदर है, कौन से की सेकंड में, कौन से की थर्ड लेक्चर में, उस 15 मई के बाद वाले लेक्चर में। जी सर, मैं यही पूछ रही हूँ कि जो हमने प्रेजेंटेशन के लिए जो स्लाइड्स तैयार करनी है हाँ जी हाँ उसमें जी, की पॉइंट्स कौन कौन से होने चाहिए। वो टॉपिक से रिलेट कर रहे होंगे आपके, आपने जो सा भी टॉपिक है, जिस तरह से अगर मैं कहता हूँ कि इफ इनके साइबर क्राइम से रिलेटेड है, तो साइबर क्राइम से रिलेटेड जो लॉ है उससे रिलेटेड जो नॉर्म्स वो प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हैं वो आप लोगों ने आपके की पॉइंट्स होंगे। उसके बाद अगर कोई ब्रीच करता है साइबर क्राइम से रिलेटेड, या कोई अनएथिकल वे में जाता है, तो उससे रिलेटेड क्या लॉ में डिफाइन किया गया हुआ है, उस तरह के जो पॉइंट्स हैं आप लोगों ने कवर करने हैं। इस तरह से जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं, टॉपिक के अकॉर्डिंगली आपने पॉइंट्स को कवर करना है। थैंक यू सो मच सर। और लास्ट बात ये कि आप जब ये पढ़ाएं ये वाला लेक्चर, तो आप प्लीज अपनी वो जो स्पीड है ना वो जरा थोड़ी सी स्लो रखिएगा ताकि हम इजीली समझ सकें। थैंक यू। चलें, ठीक है जी, ओके। अच्छा, आज का लेक्चर हमारा जो है वो है रिगार्डिंग टू प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, और इस टॉपिक से रिलेटेड पहले हम लोग एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं, जो कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर की पॉइंट्स कवर किए थे, जो कि हमारे पास अराउंड 8 थे। अब इन 8 पॉइंट्स के जो 8 पॉइंट्स जो हमने कवर किए थे उनसे रिलेटेड ही हम लोगों ने आगे डिस्कशन अपनी कंटिन्यू करनी है। अब डिस्कशन में यहाँ पे बेसिकली हम लोगों ने वीकनेसेस कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर जो है उनको डिस्कस करना है, और जो स्ट्रेंथ्स हैं उनको डिस्कस करना है। इससे रिलेटेड 2 ऑथर्स हैं, उनके क्रिटिसिज्म रिगार्डिंग टू प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट, और क्रिटिसिज्म रिगार्डिंग टू एम्प्लॉय एंड क्रिटिसिज्म रिगार्डिंग टू एम्प्लॉयर, दोनों जो है यहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं। अब यहाँ पे एम्प्लॉयर का नाम लिखा हुआ गोटनबर्न आर्ग्यूज दैट वी नीड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट एंड कोड ऑफ प्रैक्टिस। हम लोगों ने ये तीनों जो
पॉइंट्स हैं इनको कवर कर लिया हुआ है। कोड ऑफ एथिक्स के अंदर हमने एथिक्स रिगार्डिंग टू सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, रिगार्डिंग टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोफेशन हम लोगों ने पढ़ा था। बेसिकली एथिक्स हमारे पास क्या होते हैं, सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड हमारे पास जो एथिक्स से रिलेटेड जो बिहेवियर आ रहे होंगे वो टेक्निकल होंगे, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसके अंदर हमारे पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पढ़ा था, इंफॉर्मेशन प्राइवेसी पढ़ा था, फिर हम लोगों ने उसके अंदर रिलायबिलिटी पढ़ा था, अवेलेबिलिटी पढ़ा था। वो बेसिकली हमारे सारे एथिक्स के साथ रिलेट कर रहे होते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोफेशन के अंदर। ठीक है, अब एथिक्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मिशन को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं तो उनकी जो मिशन स्टेटमेंट है वो ही उसका विजन और उसका ऑब्जेक्टिव क्लियर कर रही होती है। तो कोड ऑफ एथिक्स के अंदर हमारे पास जो विजन स्टेटमेंट, मिशन स्टेटमेंट है, उसी से विजन एंड ऑब्जेक्टिव क्लियर हो रहा था। और ऑर्गेनाइजेशन की जो रिप्यूट है उससे वो क्लियर हो रही होती है कि ऑर्गेनाइजेशन की बेसिकली या सॉफ्टवेयर हाउस की रिप्यूट किस तरह की है। कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है, प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट से रिलेटेड हम लोगों ने जो पॉइंट्स कवर किए थे अराउंड 8, प्रोडक्ट, पब्लिक, जजमेंट, क्लाइंट एंड एम्प्लॉयर, मैनेजमेंट, प्रोफेशन, कोलीग्स एंड सेल्फ। ये जो पॉइंट्स हैं ये हमारे पास कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर कवर हो रहे होते हैं। इस कोड ऑफ कंडक्ट के अकॉर्डिंगली किसी प्रोफेशनल का जो एटीट्यूड है उसको एनालाइज किया जा रहा होता है। इसका मतलब है कि इफ इन केस मैं किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंडस्ट्री को ज्वाइन करता हूँ तो कोड ऑफ कंडक्ट के अकॉर्डिंगली मुझे एवेल्यूएट किया जा रहा होगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कोड ऑफ प्रैक्टिस, अब कोड ऑफ प्रैक्टिसेस जो हम फॉलो कर रहे होंगे उसके जो पॉइंट्स हैं वो हमारे पास बेसिकली आ रहे होंगे रिलेट टू ऑपरेशनल एक्टिविटीज़। इसका मतलब है कोड ऑफ एथिक्स में मैंने आपको बताया कि हमारे पास फर्स्ट क्या आ रहा होगा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की मिशन स्टेटमेंट आ रही होगी और मिशन स्टेटमेंट के थ्रू ही हम विजन एंड ऑब्जेक्टिव क्लियर हो रहा होगा। कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर हमने जो 8 की पॉइंट्स पढ़े उसके अकॉर्डिंगली एटीट्यूड किसी भी प्रोफेशनल का जो है वो एनालाइज हो रहा होगा। उस उन की पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली ही किसी भी प्रोफेशनल को एवेल्यूएट किया जा रहा होगा। एवेल्यूएट किस चीज़ के ऊपर किया जा रहा होगा, उसके बिहेवियर के ऊपर। और कोड ऑफ प्रैक्टिस बेसिकली जो हम कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो कर रहे होते हैं हमारी किस में आ रही होती है, कोड ऑफ प्रैक्टिस में आ रही होती है। और यहाँ पे लिखा हुआ है ऑपरेशनल एक्टिविटीज़। अब ऑपरेशनल किस तरह से हैं, जब हमने प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन पढ़ी तो प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन में पढ़ा था कि हमें क्वालिटी सॉफ्टवेयर डिलीवर करना होता है। तो क्वालिटी सॉफ्टवेयर किस तरह से डिलीवर होगा कि जब हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहे होंगे डिफरेंट मॉडल्स के अकॉर्डिंगली जो बेस्ट फिट होगा सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली वो बेसिकली एक ऑपरेशनल एक्टिविटी होगी। हम जो कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो कर रहे होते हैं वो बेसिकली हम कोड ऑफ प्रैक्टिसेस में अडॉप्ट कर रहे होते हैं। और कोड ऑफ प्रैक्टिसेस में जब हम अडॉप्ट कर रहे होते हैं वो बेसिकली ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ जो परफॉर्म कर रहे होते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के फेजेस के ऊपर, वो हमारी ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ में आ रही होती हैं। तो हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर से रिलेटेड जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने प्रोफेशनल देन प्रोफेशनलिज्म से स्टार्ट किया था। फिर हमने करियर पाथ देखी कि बेसिकली करियर पाथ क्या क्या होते हैं। देन हम लोग मूव हुए थे कोड ऑफ कंडक्ट, जो कि हम लोगों ने डिफरेंट सोसाइटी से रिलेटेड कोड ऑफ कंडक्ट और किस तरह से बेसिकली कोड ऑफ कंडक्ट को इम्प्लीमेंट कराया जाता है। फिर हमने स्ट्रक्चर पढ़े कि कोड ऑफ कंडक्ट का जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास 2 टियर स्ट्रक्चर होता है कि जिसमें से हमने सिर्फ एक इंजीनियरिंग काउंसिल को कवर किया था और उसके अंडर कितनी काउंसिल्स आती हैं। जिस तरह से HEC है, HEC के अंदर हमारे पास फिर NSAC जो है वो भी इसके अंडर आ रहा होता है। मतलब डिफरेंट रोल्स डिफाइन किए होते हैं। हम फिर वही कोड ऑफ कंडक्ट जो कि ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं वो प्रोफेशन से रिलेटेड अडॉप्ट कर रहे होते हैं। अगर मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोफेशन की बात कर रहा हूँ तो उससे रिलेटेड जो कोड ऑफ कंडक्ट है हमारे पास उसके हमने जो की प्रिंसिपल्स हैं वो 8 कवर किए। उनकी 8 की प्रिंसिपल्स के से एटीट्यूड किसी भी प्रोफेशनल का वो एटीट्यूड जो है उसका बेसिकली क्या हो रहा होता है, एवेल्यूएट हो रहा होता है। और वो एटीट्यूड एवेल्यूएट किन बेसिस के ऊपर हो रहा था, जो कि वो ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहा होता है कि उसने कहीं डाटा ब्रीचिंग तो नहीं की, कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो है वो तो नहीं कहीं मिसयूज़ किया गया। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं हमारे कोड ऑफ प्रैक्टिस के अंदर एवेल्यूएट हो रहे होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे बेसिकली
स्ट्रेंथ की बात की थी मैंने एंड वीकनेस की बात की थी। अब स्ट्रेंथ एंड वीकनेस किसकी हो रही है, किस पॉइंट की बात हो रही है, प्रोफेशनल कोड की। अब प्रोफेशनल कोड के अंदर जो हमारे पास 8 की फीचर्स हैं उनसे रिलेटेड यहाँ पे स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस की बात की हुई। अब फर्स्ट वन लिखा हुआ, कोड इंस्पायर द मेंबर्स ऑफ अ प्रोफेशन टू बिहेव एथिकली। अब बेसिकली जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं, जब मैंने आपको बताया कि एक मिशन स्टेटमेंट होती है जिससे उनका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो रहा होता है और उनका विजन क्लियर हो रहा होता है। तो जब ऑब्जेक्टिव एंड विजन क्लियर होगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, तो प्रोफेशन को अडॉप्ट करने में ईजीनेस होती है। ये उसकी एक स्ट्रेंथ पॉइंट बताया हुआ, साथ ही इसको कंपेयर किया हुआ वीकनेस से इस स्ट्रेंथ पॉइंट को। अब इस वीकनेस में क्या लिखा हुआ है कि डायरेक्टिव इंक्लूडेड इन मैनी कोड्स टेंड टू बी टू जनरल एंड टू वेग। अब इसमें बेसिकली जो पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल, हम लोग अगर की लॉगर्स वाली जो हमने एग्जांपल कवर की थी उससे मैं रिलेट करूँ कि एक ऑर्गेनाइजेशन ने डिफाइन कर दिया कि की लॉगर्स के थ्रू आपके सिस्टम को मॉनिटर किया जा रहा है। तो फर्स्टली स्ट्रेंथ में आ गया वो पॉइंट, इफ इन केस अगर वो नॉन एथिकली उस अप्रोच को लेकर चल रहे हैं तो वही उसका एक वीक पॉइंट बन रहा होगा कि जो एथिकल मिशंस की जो स्टेटमेंट है वो क्लियर ही नहीं है, वेग है, उसके अंदर बेसिकली क्लैरिटी नहीं है। जब क्लैरिटी नहीं होगी तो इसका मतलब है कि एम्बिग्युइटी आ जाएगी उन एथिक्स को फॉलो करने में। तो ये फर्स्ट पॉइंट डिस्कस किया हुआ है स्ट्रेंथ से रिलेटेड भी, एंड उसका बेसिकली जो वीकनेस है उस कोड की वो भी डिस्कस की हुई। सेकेंड पॉइंट है हमारे पास, कोड गाइड द मेंबर ऑफ अ प्रोफेशन इन एथिकल चॉइसेस। जब हम किसी प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो कर रहे होते हैं तो हमारे पास जो एथिकल चॉइसेस हैं उनके थ्रू ही हम प्रोफेशन के अंदर वर्किंग कर रहे होते हैं। लेकिन अगर इसकी वीकनेस देखी जाए तो एम्बिग्युइटी किन बेसिस के ऊपर आ रही होगी कि जो डायरेक्टिव्स हैं उनमें अगर कोई कन्फ्लिक्ट आ जाता है तो उसको कन्फ्लिक्ट हम बेसिकली एथिकल वे की जो अप्रोच है उसके थ्रू हम उसको अडॉप्ट नहीं कर सकते। अब यहाँ पे लिखा, कोड्स आर नॉट ऑलवेज हेल्पफुल व्हेन टू और मोर डायरेक्टिव्स कन्फ्लिक्ट। अब कन्फ्लिक्ट किस तरह से आ सकता है, जो की लॉगर्स की मैंने एग्जांपल दी कि अगर हम सिस्टम को यूटिलाइज नहीं कर रहे और सिस्टम को यूटिलाइज ना करने की रीज़न बेसिकली क्या होगी कि मीटिंग बीच में कंडक्ट होगी रिगार्डिंग टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। जिस तरह से हमारे पास अगर हम अजाइल मेथड को यूज़ करते हैं तो स्क्रम मीटिंग होती है डेली बेसिस के ऊपर, तो वहाँ पे जाके बेसिकली उसकी जजमेंट देनी पड़ती है कि बेसिकली आपने सिस्टम को यूज़ क्यों नहीं किया। ठीक है, तो वहाँ पे कन्फ्लिक्ट आ जाते हैं टू और मोर डायरेक्टिव्स के इन बिटवीन। अब टू और मोर डायरेक्टिव्स कौन हो सकते हैं, एक हमारे पास एम्प्लॉयर हो सकता है और सेकंड हमारे पास एम्प्लॉय हो सकता है। एम्प्लॉय को जस्टिफिकेशन देनी पड़ी होती है एम्प्लॉयर को। थर्ड पॉइंट में स्ट्रेंथ जो डिस्कस हुई। अच्छा, यहाँ पे बेसिकली कंपैरिजन चल रहा है, जिस तरह से मैं आपको कंपैरिजन साथ साथ बता रहा हूँ कि स्ट्रेंथ के साथ साथ हर एक पॉइंट की वीकनेस भी है कि अगर हम उस पॉइंट को एज ए स्ट्रेंथ ले रहे हैं और सेकंड पार्ट पे वही पॉइंट जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की वीकनेस भी है। थर्ड पॉइंट है, कोड एजुकेट द मेंबर ऑफ अ प्रोफेशन अबाउट देयर प्रोफेशनल ऑब्लिगेशंस। ऑब्लिगेशंस का मतलब क्या है यहाँ पे कि उनकी जो लिमिटेशंस है उसके अकॉर्डिंगली उनको बेसिकली एजुकेट कर रहा होता है कि एक प्रोफेशन के अंदर रहते हुए ऑब्लिगेशंस क्या हो सकती हैं अगर आप एथिक्स को फॉलो नहीं करते। अब ये वीकनेस किस तरह से, ये जो पॉइंट है ये एज अ वीकनेस किस तरह से, कि प्रोफेशनल कोड डायरेक्टिव्स आर नेवर कंप्लीट और एग्जॉस्टिव। नेवर कंप्लीट का मतलब ये है कि हम एथिक्स या कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर एथिक्स को फॉलो कर रहे हैं तो कम्प्लीटली कभी भी हम एथिक्स को फॉलो नहीं कर सकते किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते। ऑल दो के लिमिटेशंस जो हैं उन्होंने डिफाइन की होती हैं, लेकिन उन लिमिटेशंस के अंदर रहते भी हम उनको कम्प्लीटली तौर पे फॉलो नहीं कर सकते। जैसे कि मैं अगर कहता हूँ कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन की जो टाइमिंग्स हैं वो डिफाइंड है 8 to 5, लेकिन वो स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर सकते, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं लूप होल्स हमने जो कोड ऑफ कंडक्ट बिल्ड किए हुए हैं, जो कि प्रोफेशनल बॉडीज ने कोड ऑफ कंडक्ट बिल्ड किए हुए हैं, उन कोड ऑफ कंडक्ट में जो एथिक्स हैं वो इम्प्लीमेंट हो रहे होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, लेकिन पार्शली यूटिलाइज हो रहे होते हैं, कंप्लीटली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसको फॉलो नहीं किया जा रहा होता। कोड डिसिप्लिन मेंबर्स व्हेन दे वोलेटाइल वन और मोर ऑफ द कोड डायरेक्टिव्स। अगर एम्प्लॉयज़ के दरमियान में कोई कन्फ्लिक्ट आ जाता है तो हम उन कोड ऑफ
एथिक्स के अकॉर्डिंगली डिसिप्लिन को मेंटेन कर रहे होते हैं। अब इसी की वीकनेस जो है यहाँ पे डिफाइन की हुई है, कोड्स आर इन इफेक्टिव इन डिसिप्लिनरी मैटर्स। अब डिसिप्लिनरी मैटर्स बेसिकली क्या होंगे? अब डिसिप्लिनरी मैटर्स, अगर दो एम्प्लॉयज़ के अंदर कोई कंफ्लिक्ट आ गया तो कंफ्लिक्ट से रिलेटेड एथिक्स के अंदर डायमेंशन नहीं होती कि किसको जजमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू के थ्रू अनबाइस्ड डिसीजन दी जाए। तो इसमें हमारे पास जो कोड ऑफ एथिक्स है वो सही से फॉलो नहीं हो रहा होता। फोर्थ पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, कोड इन्फॉर्म द पब्लिक अबाउट द नेचर एंड रोल्स ऑफ द प्रोफेशन। अब नेचर एंड रोल ऑफ द प्रोफेशन में बेसिकली क्या हो गया, जिस तरह से मैंने एथिक्स से रिलेटेड बात की थी, तो उसमें हमारे पास टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो एथिक्स हैं वो डिफाइंड है। तो बेसिकली किस तरह से हम लोगों ने प्राइवेसी से रिलेटेड, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, फिर अवेलेबिलिटी से रिलेटेड एथिक्स को फॉलो करना है। लेकिन इसकी जो वीकनेस है वो बेसिकली हमारे पास क्या है कि डायरेक्टिव्स इन कोड्स आर सम टाइम इनकंसिस्टेंट विद वन अनदर। इनकंसिस्टेंसी किस तरह से आएगी कि आपस में, जिस तरह से टीम मेंबर के आपस में कन्फ्लिक्ट आते हैं, तो जब टीम मेंबर्स के आपस में कन्फ्लिक्ट्स आते हैं तो इसका मतलब है कि इनकंसिस्टेंसी का भी जो एक पार्ट है वो प्ले हो रहा होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो इसलिए हमारे पास ये स्ट्रेंथ के साथ साथ वीकनेस भी है, जिसके अंदर हमने पॉइंट पढ़ा था कोलीग का। कोलीग के अंदर बेसिकली क्या था कि कोलीग के जो आपस में कन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो अफेक्ट डाल सकते हैं क्वालिटी के ऊपर सिस्टम की। क्वालिटी के ऊपर सिस्टम की किस तरह से इफेक्ट डाल रहे होते हैं, जो कि हम लोगों ने एग्जांपल कोड की थी, जिसमें डेवलपर और टेस्टिंग से रिलेटेड हमने सिनेरियो को डिस्कस किया था। तो अगर कन्फ्लिक्ट आ जाता है और कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की बजाय हर जो मेंबर है वो अपने पॉइंट के ऊपर रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, तो इसका मतलब है कि क्वालिटी कहीं ना कहीं फिर कॉम्प्रोमाइज हो जाती है सिस्टम की। कोड इन्हांस द प्रोफेशन इन द आई ऑफ द पब्लिक। इन द आई ऑफ द पब्लिक इन्हांस बेसिकली किस तरह से कर रहा होता है कि जब हम प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि पब्लिक के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली ही हम सिस्टम को डिलीवर कर रहे हैं, पब्लिक के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली ही हमने उसके सारे एट्रीब्यूट्स को कंप्लीट किया, जिसमें हम लोगों ने बेसिकली देखा था कि कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन की ब्रीचिंग नहीं होनी चाहिए, प्राइवेसी की ब्रीचिंग नहीं होनी चाहिए, फिर डाटा ब्रीचिंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसका जो सेकंड फेज है जो कि हमारे पास वीकनेस में आता है वो बेसिकली कोड कैन बी सेल्फ सर्विंग फॉर द प्रोफेशन। इसका मतलब ये हुआ कि सेल्फ सर्विंग कि हम लोगों ने खुद से कोड ऑफ कंडक्ट में से पॉइंट्स को एवेल्यूएट करना होता है। जिस तरह से एक सिस्टम की हमारे पास रिक्वायरमेंट है कि हमने उस सिस्टम को डिलीवर करते वक्त उसकी प्राइवेसी के एट्रीब्यूट्स जो हैं उनको सही से टेस्ट करना है, लेकिन समहाउ कहीं ना कहीं सिस्टम के अंदर एम्बिग्विटी रह जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ एट्रीब्यूट्स के जो टेस्ट हैं कम्प्लीटली फॉलो किए गए, लेकिन एडहॉक टेस्टिंग के अंदर कहीं ना कहीं प्राइवेसी से रिलेटेड डाटा ब्रीच हो गया। तो जब सेल्फ सर्विंग वाली बात आती है तो उसमें बेसिकली वीकनेस आ जाती है, क्योंकि सेल्फ सर्विंग का पॉइंट जो है वो खुद से एवेल्यूएट करना होता है सिस्टम को। अच्छा, यहाँ पे ऊपर एक छोटा सा पॉइंट लिखा हुआ है, डज एम्प्लॉय लॉयल्टी स्टिल मेक द सेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ लार्ज कंप्यूटर कॉरपोरेशन। कि लार्ज कंप्यूटर कॉरपोरेशन में लॉयल्टी जो है वो मैटर करती है कि नहीं करती। तो लार्ज कॉरपोरेशन में जो लॉयल्टी है इसके अंदर ये जो ऑथर है डस्का, उसका जो पॉइंट है जिसके ऊपर उसने आर्ग्यू किया वो बेसिकली क्या है कि म्यूचुअल इनरिचमेंट, अगर कोई म्यूचुअल इंटरेस्ट या कोई म्यूचुअल बेनिफिट हो रहा होगा तो उसके अंदर बेसिकली लॉयल्टी एग्जिस्ट कर रही होगी, अदरवाइज लॉयल्टी एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी एम्प्लॉय की। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिलेशनशिप्स जो हैं उनके अंदर लॉयल्टी जो है वो मैटर करती है, लेकिन लार्ज कॉरपोरेशन में इंडिविजुअल की लॉयल्टी मैटर नहीं करती। अब ये जो पॉइंट है आई गेस कि आप लोगों को सही से क्लियर नहीं हुआ होगा, मैं इसको दोबारा बताता हूँ। एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें मैं एग्जांपल के तौर पे कोड करता हूँ कि मोर देन 1000 एम्प्लॉयज़ हैं। तो अगर मोर देन 1000 एम्प्लॉयज़ हैं तो उनकी जो लॉयल्टी है इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर मैटर नहीं कर रही ज़्यादा। वो क्यों नहीं कर रही कि जब तक उनका कोई म्यूचुअल इंटरेस्ट या म्यूचुअल बेनिफिट नहीं होगा तब तक वो जो लॉयल्टी है वो सिस्टम का पार्ट नहीं होगी।
तो इसलिए यहाँ पे सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है, सो इन रिलेशनशिप इन विच पार्टीज आर परसुइंग देयर सेल्फ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली ही लॉयल्टी जो है वो डिस्क्रिप्टिव होगी। तो सर देखा जाए तो ये एथिकली रॉन्ग नहीं है अगर एक पर्सन जो कंपनी में काम कर रहा है। जी जी, अब देखें आप का ये जो पॉइंट है ना, इसी पॉइंट के ऊपर आगे क्रिटिसिज्म की जो मैंने बात की थी एम्प्लॉय से रिलेटेड और एम्प्लॉयर से रिलेटेड, वो आगे डिस्कस हुए में तो आपको थोड़े क्लियर हो जाएंगे। अब क्रिटिसिज्म पहले रिलेट कर रहा है हमारा किसके साथ, एम्प्लॉय के साथ। अब यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिटिसिज्म एम्प्लॉय से रिलेटेड, यहाँ पे क्या किया हुआ है कि एम्प्लॉय जितना मर्जी लॉयल हो जाए, कॉरपोरेशन जो है वो अपने बेनिफिट के अकॉर्डिंगली ही एम्प्लॉय से वर्किंग ले रही होती है। अब एम्प्लॉय से वर्किंग किन बेसिस के ऊपर ले रही होती है कि अगर उनके बिजनेस मॉडल के अकॉर्डिंगली वो बेस्ट फिट है तो इसका मतलब है उनके लिए वो लॉयल्टी का पार्ट है। लेकिन इफ़ इन केस एक लार्ज कॉरपोरेशन किसी कंफ्लिक्ट में आ जाती है या उसको अगर डाउन साइजिंग करनी पड़ जाती है, तो वो इस चीज़ को एज अ मैटर नहीं ले रही होगी कितनी देर एक एम्प्लॉय ने सर्व किया है उसकी ऑर्गेनाइजेशन में या उसकी कॉरपोरेशन में। तो डाउन साइजिंग जब होती है तो बेसिकली ना टाइम पीरियड को देखा जाता है ना लॉयल्टी को देखा जाता है एम्प्लॉय की। जैसा कि अभी जो हमारे पास जो फिलहाल लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से पैंडेमिक चल रहा है, आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने बेसिकली टर्मिनेट कर दिए या कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिए हैं एम्प्लॉयज़ के। अब उनके लिए मैटर नहीं किया कि कितनी देर किसी एम्प्लॉय ने सर्व किया है उनकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो यहाँ पे जो पॉइंट लैड का जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये लिखा हुआ है, लैड आल्सो बिलीव दैट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉर्पोरेशन लॉयल्टी कैन ओनली बी इन वन डायरेक्शन। वन डायरेक्शन किसकी होगी, एम्प्लॉयर की बेनिफिट में। तो लॉयल्टी एम्प्लॉयर के अकॉर्डिंगली होगी। एम्प्लॉयर अगर लॉयल्टी अगर दिखाना चाहेगा किसी एम्प्लॉय को, एम्प्लॉयर बेसिकली कौन है, ओनर उस ऑर्गेनाइजेशन का, एम्प्लॉय जो उसमें वर्किंग कर रहे हैं। तो वन डायरेक्शन क्यों होगी कि एम्प्लॉयर के अकॉर्डिंगली अगर वो बेस्ट फिट है उसके सिस्टम के अकॉर्डिंगली तो उसको आगे परसू करेगा एम्प्लॉय को, अदरवाइज उसे क्या करेगा, टर्मिनेट कर देगा। सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ ही आर्ग्यूज दैट अ कॉर्पोरेशन कैन नॉट बी लॉयल। कोई भी कॉर्पोरेशन जो है वो लॉयल नहीं हो सकती टू एन एम्प्लॉय इन द सेम सेंस दैट एम्प्लॉयज आर सपोज टू बी लॉयल टू इट। क्या हम अज्यूम करते हैं कि हमेशा एम्प्लॉय को लॉयल होना चाहिए, लेकिन ये अजम्पशन जो है एम्प्लॉयर नहीं ले रहा होता। एम्प्लॉयर लॉयल नहीं होता, एम्प्लॉय जो है वन डायरेक्शन में लॉयल हो रहा होता है। तो इसका मतलब है कि ये टू वे डायरेक्शन नहीं है, वन वे डायरेक्शन है। एम्प्लॉयर की जो लॉयल्टी है वो उसके बिजनेस मॉडल के अकॉर्डिंगली है। सिर्फ अगर बिजनेस मॉडल के अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, डाउन साइजिंग करनी पड़ती है, तो एम्प्लॉय जितना मर्जी लॉयल हो, एम्प्लॉयर ने उसे बेसिकली क्या कर देना है, रिजेक्ट कर देना। इसलिए थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ कॉर्पोरेशन कैन बी गुड टू एम्प्लॉयज ओनली बिकॉज इट इज गुड फॉर बिजनेस, इट इज इन दी कंपनीज ओन सेल्फ इंटरेस्ट। तो कंपनीज जो है अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखती हैं, एम्प्लॉय की लॉयल्टी को नहीं देखती होती। अगर सेल्फ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली वो बेस्ट फिट है तो एम्प्लॉयर के लिए वो लॉयल है। अगर कंपनी के बिजनेस मॉडल के अकॉर्डिंगली वो बेस्ट फिट नहीं है या अगर डाउन साइजिंग करनी पड़ रही है तो इसका मतलब है कि लॉयल्टी एग्जिस्ट नहीं करती। सर मतलब एम्प्लॉय को लॉयल नहीं होना चाहिए, उनके सेल्फ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली जो है वो चलना चाहिए, ऐसा? दोबारा अपना पॉइंट बोलिएगा, क्या कह रही हैं? सर मैं कह रही हूँ कि मतलब एम्प्लॉय को लॉयल नहीं होना चाहिए, उसको जो कंपनी है उसके सेल्फ इंटरेस्ट के मुताबिक चलना चाहिए। देखें, कंपनी ने तो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली चलना है, ठीक है। एम्प्लॉय आपका तब तक लॉयल है जब तक उसकी नीड्स पूरी हो रही हैं, ठीक है। सर लेकिन अगर उसकी आप वन मंथ की सैलरी रोक देते हैं या उसकी डिडक्शन करते हैं तो इसका मतलब है कि लॉयल्टी कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज हो जाती है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्किंग करते हुए। तो लॉयल्टी की यहाँ पे जो उसने जो क्रिटिसिज्म किया हुआ है, ये बेसिकली लैड एंड जो डस्काज हैं ये इनकी ओपिनियन है। तो इनके ओपिनियन के अकॉर्डिंगली ये वन डायरेक्शन लॉयल्टी है, और वन डायरेक्शन लॉयल्टी डिपेंड किसके ऊपर कर रही है, एम्प्लॉयर के ऊपर कर रही है। अगर एम्प्लॉयर लॉयल है तो इसका मतलब है आपका एम्प्लॉय भी लॉयल है आपके साथ। अगर एम्प्लॉयर ने लॉयल्टी नहीं दिखाई तो इसका मतलब है कि एम्प्लॉय जो है वो वैसे ही सेल्फ टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है।
अच्छा, ये क्रिटिसिज्म कंटिन्यूड लिखा हुआ है, तो इसमें लैड एंड डस्कास दोनों का जो पॉइंट है वो यहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं। बोथ डस्का एंड लैड साइट कॉर्पोरेट सेल्फ इंटरेस्ट एज एन ऑब्स्टेकल फॉर अ बैलेंस्ड एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप दैट इज रिक्वायर्ड फॉर अ म्यूचुअल लॉयल्टी। अब ऑब्स्टेकल यहाँ पे एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय में बेसिकली क्यों है कि सेल्फ इंटरेस्ट को ही ज़्यादा प्रायोरिटाइज किया हुआ है, और सेल्फ इंटरेस्ट को प्रायोरिटाइज किसकी फेवर में किया गया हुआ है? एम्प्लॉयर की फेवर में। तो इसलिए ये बेसिकली एक कन्फ्लिक्ट है, और उस कन्फ्लिक्ट की वजह से एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय में जो रिलेशन है वो बैलेंस जो है वो म्यूचुअल लॉयल्टी के ऊपर करते हैं। अगर म्यूचुअल लॉयल्टी में जो अपर हैंड है वो बेसिकली किसका है? एम्प्लॉयर का है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी डाउन साइजिंग की, वो यहाँ पे दोबारा जो है मेंशन की हुई है। कंसीडर दी that corporation often go through the downsizing phases in which loyal employees who have served a company faithfully for several years are dismissed as a part of restructuring plans। तो आजकल जो पेंडेमिक में हो रहा है बेसिकली क्या है, जब लॉसेस के अंदर जाना शुरू हुई हैं कंपनीज, इवन दो एमिरेट्स जो है एयरलाइन जो कंपनी है, उन्होंने भी अपने काफ़ी एम्प्लॉयज़ को क्या कर दिया? डिसमिस कर दिया। अब डिसमिस करने की वजह क्या है कि अब फ्लाइट ऑपरेशनल नहीं है। फ्लाइट ऑपरेशनल होने की वजह से, ना होने की वजह से लॉसेस जो है वो बिलियंस में चले गए। तो जितनी मर्जी देर किसी भी एम्प्लॉय को सर्व किया हुआ तो उसकी लॉयल्टी यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करती। अच्छा, आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर। जी सर, आवाज आ रही है। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा, पहले क्रिटिसिज्म किया उसने एम्प्लॉयर से रिलेटेड। अब एम्प्लॉयर की फेवर के अंदर के यहाँ पे कुछ पॉइंट्स डिस्कस हुए हैं। अब इनमें दो पॉइंट्स उन्होंने डिस्कस किए हुए हैं। एक फर्स्ट ये लिखा हुआ है कि बेसिकली अगर क्रॉनिक इलनेस हो जाती है एम्प्लॉई को, और एम्प्लॉई को डिसमिस नहीं करते बल्कि उसको जो सैलरी है साथ साथ देते रहते हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशंस, तो बेसिकली एम्प्लॉयर की लॉयल्टी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? जो कि एम्प्लॉई वहाँ पे जॉब कर रहे हैं उसकी पे रोल के ऊपर। तो पे रोल के अकॉर्डिंगली सेवरल मंथ्स के तक जो है कुछ कंपनीज जो है वो सपोर्ट करती हैं अपनी एम्प्लॉई को। सेकंड पॉइंट में जो है मेडिकल कंडीशंस के से रिलेटेड एक दोबारा पॉइंट डिस्कस हुआ है। अब मेडिकल कंडीशन से रिलेटेड बेसिकली जो अच्छी कंपनीज हैं वो क्या करती हैं कि वो आपके हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड आपको सपोर्ट करती हैं। इंश्योरेंस की जो कंपनीज होती हैं उनके साथ उन्होंने लिंक किया होता है अपने एम्प्लॉय को। तो उनको जब लिंक किया होता है उनकी एक फिक्स्ड एक अमाउंट होती है जो कि उनकी एज ए हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी पे कर रही होती है। कुछ कंपनी जो है वो 1 लाख तक दे रही होती हैं, कुछ 5 लाख तक दे रही होती हैं। तो इसका मतलब है कि एम्प्लॉय की हेल्थ से रिलेटेड जो इंश्योरेंस की जो कॉस्ट है वो भी सफ़र कर रहा होता है, एम्प्लॉयर कर रहा होता है। तो कंपनीज जो हैं दोनों तरह की कंपनीज एग्जिस्ट कर रही होती हैं। जिसमें फर्स्ट में उसने एग्जांपल दी हुई डाउन साइजिंग की, ठीक है, कि डाउन साइजिंग के जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डाउन साइजिंग होती है तो एम्प्लॉय की लॉयल्टी नहीं देखी जाती। लेकिन अदर एंड के ऊपर ये पॉइंट डिस्कस हुआ है कि सम हाउ कुछ कंपनीज जो हैं या कुछ सॉफ्टवेयर हाउसेज या कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो सपोर्ट भी करती हैं अपने एम्प्लॉय को। इफ़ उन्हें कोई क्रॉनिक इलनेस हो जाती है या कोई डिजीज़ की वजह से इलनेस हो जाती है और वो सेवरल मंथ्स या कुछ वीक्स के लिए अगर नहीं आता ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, फिर भी जो है कंपनी उसको सपोर्ट कर रही होती है। और उसके जो एक्सपेंसेस हैं अदर देन पे भी मिल रही होती है, और साथ साथ जो इंश्योरेंस पॉलिसी के अकॉर्डिंगली उनको एक हैंडसम अमाउंट मिलती है वो भी साथ साथ वो पे कर रही होती है। तो लॉयल्टी का जो सेकंड पॉइंट है वो एम्प्लॉयर की फेवर में किया हुआ। तो इसका मतलब है कि हमारे पास दोनों तरह के जो केसेस हैं वो डिपेंडेंट होते हैं रिगार्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन। अब ये यहाँ पे डिवाइडेड लॉयल्टीज के बारे में पॉइंट डिस्कस हुआ। अब डिवाइडेड लॉयल्टी बेसिकली क्या है कि कुछ एम्प्लॉय की फेवर में और कुछ एम्प्लॉयर के अगेंस्ट में।
एम्प्लॉय की अगेंस्ट में होगी तो बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ ब्लो दी विसल। इफ इन केस आपने देखा होगा कि फैक्ट्रीज में क्या होता है कि सम हाउ कभी कभार बेसिकली क्या होता है कि जो फैक्ट्रीज हैं वो वेजेस पे नहीं करती, 3-3 4-4 माह तक की जो है इन्हें तनख्वाह नहीं मिली होती। तो फिर बेसिकली क्या होता है कि स्ट्राइक दे देती हैं जितने फैक्ट्री या जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके एम्प्लॉय। तो इसका मतलब है कि ब्लो दी विसल कि जब तक एम्प्लॉय उन सर्कमस्टांसिस को बर्दाश्त कर सकता है वो बर्दाश्त करता है, अदरवाइज वो फिर अपने जो कन्फ्लिक्ट्स हैं वो या तो मीडिया के सामने ले आता है या किसी ना किसी स्ट्राइक के रिस्पॉन्स के अंदर वो अपना एक रिस्पॉन्स शो कर रहा होता है। तो डिवाइडेड लॉयल्टीज कैन रिजल्ट इन सीरियस कन्फ्लिक्ट्स फॉर एम्प्लॉयज बेसिकली डिवाइडेड लॉयल्टी में जो फर्स्ट पॉइंट बताया वो बेसिकली ये बताया है कि एम्प्लॉय की तरफ से जो लॉयल्टी है वो वन डायरेक्शन है और वन डायरेक्शन के अंदर एम्प्लॉय की फेवर के अंदर पॉइंट्स नहीं है। एम्प्लॉय की या तो वेज रोक दी है या उसकी सैलरी रोक दी है या उसको अगर डिसमिस कर दिया है तो कहीं ना कहीं जो एम्प्लॉय है वो विसल अपनी जो है वो ब्लो कर देगा। और जब वो विसल ब्लो करेगा वो या तो स्ट्राइक के थ्रू कर रहा होगा या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज करते हुए या लीगल वे के अंदर जाते हुए उस कंपनी के अगेंस्ट जो है अपनी रिपोर्ट फाइल कर रहा होगा। विसल ब्लोइंग को यहाँ पे विसल ब्लोइंग से रिलेटेड यहाँ पे डेफिनेशन उसकी बताई गई, द एक्ट ऑफ एन एम्प्लॉय इन्फॉर्मिंग द पब्लिक ऑन द इमोरल और इलीगल बिहेवियर ऑफ एन एम्प्लॉय और सुपरवाइजर से रिलेटेड। तो ये पॉइंट जो हमारे पास मैटर कर रहा होता है रिगार्डिंग टू एम्प्लॉय। अच्छा, यहाँ तक आप लोगों को कोई कन्फ्लिक्ट? नहीं सर, बिल्कुल परफेक्ट समझ आया। अच्छा, सेकेंडली मैंने आपका ये जो लेक्चर है ये अपलोड किया है क्लास वर्क के अंदर ही। मैं दोबारा यहाँ पे इसलिए दिखा रहा हूँ कि कुछ बच्चों को सम हाउ इशूज़ होते हैं रिगार्डिंग टू मटेरियल। तो मैंने जो लेक्चर स्लाइड का एक कंटेंट बनाया हुआ था उसी के अंदर यहाँ पे इसको ऐड ऑन कर दिया और इसका जो नाम है वो प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है। सेकेंडली असाइनमेंट जो है आप लोगों को सिर्फ एक असाइन हुई थी, असाइनमेंट नंबर 2 जो है वो मैं आप लोगों को असाइन करनी है और उससे रिलेटेड जो मटेरियल है ये एथिक्स पेपर जो है यहाँ पे वो शेयर किया गया हुआ है। अब एथिक्स पेपर जिस तरह से पहले आपकी एक्टिविटीज परफॉर्म कराएगी जिसमें आप लोगों ने उसको समराइज किया, इसी तरह से आपने इस पेपर को समराइज करना है और इसकी एब्सोल्यूट वेटेज 5% होगी। कॉपी पेस्टेड जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, काइंडली अपने वर्ड्स में लिखिएगा। कॉपी पेस्टेड में ये है कि सेम एज इट इज लाइंस आपने उठा के डॉक्यूमेंट के अंदर मेंशन कर दी। तो इस पेपर को हाँ जी सर असाइनमेंट किस चीज की है? मतलब यहाँ पे तो सिर्फ डेडलाइन और एथिक्स पेपर लिखा हुआ है ना। तो वही मैंने आपको बताया कि एथिक्स पेपर जो है वो मैंने यहाँ पे अपलोड किया हुआ क्लास वर्क के अंदर। यहाँ पे अच्छा यहाँ पे आप पेपर ओपन करेंगे तो ये अराउंड 7 पेजेस का पेपर है और एथिक्स से रिलेटेड सारी डिस्कशन है इसके अंदर। इसमें से आप लोगों ने इसको एवेल्यूएट करना है, एवेल्यूएट करके आप लोगों ने सबमिट कराना है टिल 30th अप्रैल। तो ये सर रिपोर्ट लिखनी है? हाँ जी, हमने इसको समराइज करना है पूरा। रिपोर्ट तो आपकी पेपर में से जो आप बनाएंगे वो रिपोर्ट नहीं होगी, वो समराइज डॉक्यूमेंट होगा। ठीक है सर। ठीक है। तो यहाँ तक कोई पॉइंट? कितने पेजेस का समराइज डॉक्यूमेंट हो? समराइज का मतलब होता है कि जिसको आप अच्छे से पूरे पेपर को जितने वर्ड्स में समराइज कर सकें। अब उसकी कोई लेंथ मैं मेंशन नहीं करूँगा। अब पूरा जब आप पेपर पढ़ेंगे तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वही एक समरी होगी। तो उस समरी में कुछ पॉइंट्स अगर मिसिंग होंगे तो वो भी नज़र आ जाएंगे। कंप्लीट है और कम्प्रीहेंसिव है तो 1 पेज में भी हो सकती है, अनकम्प्लीट और कम्प्रीहेंसिव नहीं है तो 5 पेजेस में भी जा सकती है। तो कम्प्रीहेंसिव होना चाहिए। सेकेंडली आप लोगों के साथ आई गेस मैंने डिस्कस किया था या नहीं किया था लेकिन मैं दोबारा डिस्कस कर देता हूँ। आप लोगों को डेडलाइन दी गई थी आप लोगों के प्रोजेक्ट से रिलेटेड, प्रोजेक्ट कह रहा हूँ, प्रेजेंटेशन और जो टॉपिक्स आप लोगों को असाइन हुए थे 15 मई। तो आप लोगों ने ग्रुप्स अपने बना लिए थे, टॉपिक के नेम भी मुझे प्रोवाइड कर दिए थे। तो काइंडली इसके ऊपर अपनी वर्किंग स्टार्ट कर दें
और वर्किंग स्टार्ट करने के बाद 15 अप्रैल तक ही आप लोगों ने उसको सबमिट कराना है। और उसके नेक्स्ट वीक के अंदर फिर ग्रुप्स प्रेजेंटेशन जो है वो इसी तरह से ऑनलाइन होंगी। प्रेजेंटेशन आप लोग शेयर करेंगे और जो ग्रुप मेंबर हैं उन हर ग्रुप मेंबर के लिए इंडिविजुअल एक मीटिंग कंडक्ट होगी। उस मीटिंग के अंदर वो ग्रुप मेंबर्स और प्लस मैं जो है मैं उसमें एवेल्यूएट कर रहा हूँ उसको साथ साथ। तो उसके ऊपर सर मतलब ऑनलाइन प्रेजेंटेशन? हाँ जी, ऑनलाइन ही प्रेजेंटेशन होगी। ऑनलाइन में जो ग्रुप मेंबर्स हैं वो पार्ट होंगे। सर तो आप लोग प्रेजेंटेशन खत्म कर दे अब। देखिए, मैं अगर डॉक्यूमेंटेशन अगर आप लोग सेंड करते हैं और उसको मैं एवेल्यूएट करता हूँ तो उसमें मैं एवेल्यूएशन इस तरह से नहीं कर सकता, क्योंकि समहाउ ये होता है कि एक बच्चे ने ही ओवरऑल जो है उसको समराइज Yes, डॉक्यूमेंट मुझे सबमिट करा रहा होगा। तो फेवर में तो मुझे तभी पता चलेगा जब यहाँ के आप लोग प्रेजेंट करेंगे। अराउंड 15 to 20 स्लाइड्स होंगी। उन 15 to 20 स्लाइड्स में से आप लोगों ने हर एक ने अपना पार्ट जो है वो डिवाइड कर लेना है और वही आके आप लोगों ने यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। तो वो लिस्ट अपलोड कर दें जो आपने हमें सिलेक्ट किए थे ना, तो हमारे पास लिखे हुए नहीं पड़े हुए टॉपिक। अच्छा, टॉपिक्स आ गए होंगे पास। टॉपिक्स तो मैंने आपका जो टॉपिक है, लेट मी, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सारे टॉपिक्स मेंशन है। कुछ ने साइबर क्राइम मैंने 2 टॉपिक एक अलग से उसके अंदर इंक्लूड किए थे, जिसमें था एक लोकल साइबर क्राइम से रिलेटेड जो लॉ, एक इंटरनेशनल लॉ जो था। टॉपिक के आपको तो नाम पता होंगे जो जो आप लोगों ने सिलेक्ट किए हुए हैं, बस उसके ऊपर आप लोगों ने एक डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके नहीं सर, मुझे हमें नहीं याद। आप वो लिस्ट अपलोड कर दीजिए जो हमने सिलेक्ट किए। जी सर, हम अपने नाम भूल गए हुए हैं। अच्छा चलो ठीक है, वो मैं फिर अपलोड कर दूंगा नेक्स्ट लेक्चर से पहले, तो उसमें आप लोगों को क्लैरिटी हो जाएगी साथ। बकाया एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी हाँ जी। सर एक तो आपने बताया कि हम एक पीपीटी स्लाइड्स बनाएंगे, एक 15 to 20 स्लाइड्स, और हम पर ग्रुप मेंबर अपना अपना पोर्शन प्रेजेंट करेंगे, सही? हाँ जी ठीक है। और इसके अलावा हमको इसकी डॉक्यूमेंटेड फाइल होगी कि सिर्फ पीपीटी ही होगी? मतलब हमें नहीं डॉक्यूमेंटेड फाइल भी होगी। डॉक्यूमेंटेड फाइल प्लस पीपीटी जो है हर ग्रुप मेंबर में से कोई एक मेंबर जो वो मुझे फॉरवर्ड कर देगा, तो डॉक्यूमेंट भी एवेल्यूएट होगा और प्रेजेंटेशन जो है वो इंडिविजुअल होगी। डॉक्यूमेंट आपका 3 डॉक्यूमेंट के जो मार्क्स हैं वो सबको ऑलमोस्ट इक्वली असाइन हो रहे होंगे, लेकिन प्रेजेंटेशन के अंदर जो है वो जिसकी जितनी वर्किंग होगी वो फिर पता चल जाएगी सर। और सर जो डॉक्यूमेंट होगा उसके अंदर हम किस मतलब क्या चीजें ऐड करेंगे, किस तरह से उसको लेके चला, कितने पेजेस? मैं एग्जांपल ले लेता हूँ इसकी, साइबर क्राइम की ले लेता हूँ। तो साइबर क्राइम से रिलेटेड जो लॉ पाकिस्तान के अंदर इम्प्लीमेंट हो रहा है और कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर हो रहा है, क्या क्या उसकी लिमिटेशंस हैं, वो आप लोगों ने सारी डिफाइन करनी होंगी। और उन लिमिटेशंस से रिलेटेड जो लीगल एक्शंस हैं वो आपने साथ मेंशन करने हैं। और साइबर क्राइम बेसिकली बताना है कि साइबर क्राइम होता क्या है। ये तो इसका मतलब है कि उसका इंट्रोडक्शन आ रहा होगा। उस इंट्रोडक्शन के बाद बेसिकली उसकी जो ब्रांचेज हैं कि किन किन पार्ट के ऊपर साइबर क्राइम का जो लॉ है वो इम्प्लीमेंट होता है, वो आपने बताने हैं। और उसमें बेसिकली फिर कोई ना कोई कह लें कि लॉ को इम्प्लीमेंट करते तो इसकी पनिशमेंट होगी या कोई फाइन होगा, वो भी साथ मेंशन होता है। तो मतलब जितना आप उसको, जो भी आपका टॉपिक है, जितना अच्छे से उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं वो आप लोगों ने करना है। ठीक है। इफ इन केस आप लोगों को ये जो मैंने टॉपिक्स असाइन किए हैं इनसे रिलेटेड जो प्रोजेक्ट है उसमें कोई इश्यूज हैं, तो मेरे पास एक सेकंड प्रोजेक्ट भी है जिसके अंदर हर एक की जो अपनी वर्किंग है वो शो हो रही होगी। अगर आप लोग इन टॉपिक्स पर वर्किंग नहीं करना चाहते तो मेरे पास सेकंड प्लान भी है। तो अगर इसमें फिजिबिलिटी है तो ये आप लोग इसको ही मैं तो सजेस्ट करूंगा करें, अदरवाइज वो वाला प्रोजेक्ट जो मुश्किल हो जाएगा होगा सबके लिए। सेकंड प्लान मतलब सेकंड प्लान को मैं तो कहता हूँ अभी फिलहाल एग्जाम कर देते हैं, वो आप लोगों के लिए कॉम्प्लिकेटेड करने वाली बात है। तो आप लोगों के जो पहले ऑलरेडी असाइंड टॉपिक्स हैं वो मैं आप लोगों को बता दूँ। हम प्रेजेंटेशन ही दे देंगे बस, यही ठीक है। हाँ, एक डॉक्यूमेंट आप लोगों ने सेंड करना है मुझे और प्रेजेंटेशन देनी। ठीक है सर। ठीक है सर, थैंक यू भाई। वेलकम। चलें सर तो हमारे एग्जाम्स जो है वो भी ऐसे ऑनलाइन ही होंगे ये फाइनल के?
टिल देन तो अभी फिलहाल इसके ऊपर कुछ कहना आई गेस कि मैं फाइनल वर्डिक्ट तो नहीं होगा, बिकॉज कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने तो आई गेस फ्रॉम 1 जून जो है क्लासेस स्टार्ट करने के अपनी जो जी इंस्ट्रक्शंस हैं सर। वो दे दी। तो सर तो हमें इफ इन केस हमारी यूनिवर्सिटी क्यों नहीं हमारे साथ ऐसा करी, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अपने मिड्स में भी इतनी प्रॉब्लम्स आई। जैसे सर हमारे एमसीक्यूज बेस्ड पेपर थे, तो बहुत सारे ऐसे टीचर्स थे जिन्होंने हमें आउट ऑफ सिलेबस पेपर्स दिए हुए थे और कुछ भी नहीं हाँ हमें उनसे रिलेटेड। हाँ मैं आपको दोबारा क्लियर कर दूं, देखें अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि कब स्टार्ट होगी कब नहीं। इवन दो कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने ऑलरेडी जो है वो अनाउंस कर दिया, और लेकिन वो एचईसी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली यूनिवर्सिटीज़ ने ओपन होना है। इफ़ बिफोर फाइनल होगी तो इसका मतलब है फाइनल्स आपकी यूनिवर्सिटीज़ में हो रहे होंगे। इफ़ आफ्टर फाइनल्स हो रही तो इसका मतलब है कि फिर आप नेक्स्ट सेमेस्टर में ही दोबारा ज्वाइन कर रहे होंगे यूनिवर्सिटी। तो इसलिए भी फ़िलहाल कुछ कंफर्म नहीं है, तो लेकिन आप लोग प्रिपेयर रहें जो अभी फ़िलहाल मॉडल चल रहा है उसके अकॉर्डिंगली। तो काम साथ साथ चल रहा है। असाइनमेंट आपकी ये सेकंड आप लोगों को असाइन होगी, और क्विज़ आप लोगों का लास्ट जो है वो मैं मई के फर्स्ट वीक में जो है वो कंडक्ट करा लूँगा। कुछ बच्चे ठीक है पूछ रहे थे सर। कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन मैं दोबारा बता देता हूँ। 25 आप लोगों के एब्सोल्यूट मार्क्स थे मिड टर्म के, 15 आपके प्रोजेक्ट के हैं, 10 आप लोगों के क्विजेस के हैं, 10 आपके असाइनमेंट्स के हैं, 40 का आप लोगों का फाइनल पेपर होगा। सर मिड के मार्क्स कब तक लग जाएंगे? मिड के मार्क्स आप लोगों के साथ शेयर हो गए। मैं आप अपनी ईमेल जो है यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल उसको चेक करें। आप लोगों का जो रिजल्ट आप डिक्लेयर कर दिया हुआ मैंने। नहीं सर, अच्छा, पोर्टल पे सर। नहीं पोर्टल पे मैंने अभी नहीं अपलोड किया। पोर्टल पे मैं आप लोगों के क्विज और असाइनमेंट्स ले लूँ तो उसके बाद सारे कम्प्रिहेंसिव जो मार्क्स हैं आपके मैं अपलोड कर दूंगा। हाफिज मोहम्मद सलमान दूर, आपकी क्वेरी मैंने पढ़ ली है। आप ऐसा करें कि साइबर क्राइम से रिलेटेड इंटरनेशनल कोई पेपर उठा के देख लें, ठीक है, या उसके ऊपर आपको डिफरेंट असाइनमेंट्स भी आपको मिल जाएंगी जिसके अंदर आपको डिस्क्रिप्टिव मटेरियल मिल जाएगा। तो काइंडली जो आप लोगों को टॉपिक असाइन हुए हैं डिस्क्रिप्टिव मटेरियल उसके ऊपर हर एक टॉपिक से रिलेटेड पड़ा हुआ है, कॉपी पेस्ट ना करिएगा, ठीक है। कुछ अपने एंड के ऊपर थोड़ी जो है वर्किंग लाजमी करिएगा। उसी के ऊपर फिर आप लोगों ने जो आप लोगों ने उसके अंदर डिफाइन किया होगा उसी के ऊपर आप लोगों ने प्रेजेंटेशन बनानी है। तो यहाँ पे अगर मैं आप कह रहे हैं कि कोई आपको मैं सैम्पल मॉडल भेज दूँ, सैम्पल मॉडल ऑलरेडी वहाँ पे काफ़ी आप लोगों को मिल जाएंगे। तो उनको देखते हुए आप अपना जो प्रोजेक्ट है इस सब्जेक्ट का उसको कंप्लीट करें। सर ठीक है वैसे सर। हमारे किसी भी मिड के मतलब ना मार्क्स नहीं लगे अभी तक पोर्टल पे, तो ये तो नहीं होगा कि कहीं ये मिड के मार्क्स मिड ही ना हमारा जाया हो जाए कहीं? नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा अब्दुल्ला। मार्क्स आप लोगों के ये इंक्लूड होंगे। एक्चुअली 2 मिड लेने का पर्पज़ ये था कि जो पहले इंटरनेट से रिलेटेड अगर कोई इश्यूज आ रहे हैं तो पहले वो ट्रैक हो जाए, देन हम लोगों का फिर एक्चुअल मिड लिया। अगर ना इसको कंसीडर करना होता तो एक्चुअल मिड लेते ही ना ही कि आप लोगों का मिड ले लेते। ओके ओके सर, थैंक यू। सर जो आपने हमें असाइनमेंट दी है, ये अभी जो हमने 30 को जमा करवानी है, ये एथिक्स वाली, ये जो आपने डॉक्यूमेंट शेयर किया है सर, बस इसी को समराइज कर देना, अपने वर्ड्स में लिख देना है, मतलब गूगल से कुछ नहीं हमने हाँ जी, देखना। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। अली अब्बास, ये जो टॉपिक्स हैं आप क्लासरूम में जाएंगे तो वहाँ पे प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड स्लाइड पड़ी हुई है, उसके अंदर ही सारे जो टॉपिक्स हैं वो मेंशन है। यहाँ से आप लोग टॉपिक देख लीजिएगा। तो जिन्हें टॉपिक्स अभी तक जिन्होंने चूज नहीं किए तो उनके लिए यहाँ पे टॉपिक्स मेंशन है। इसमें थे या दूसरे वाले में थे? सर इस स्लाइड में नहीं है टॉपिक्स। सिर्फ मैं 1 मिनट कंफर्म कर लूँ। सर आई थिंक थर्ड वाली स्लाइड में है। सर सर ये वाली स्लाइड में नहीं है। ये फिर 4th वन होगी, 3rd तो मैंने ओपन की थी अभी। सॉरी, यही 3rd है।
हाँ जी, ये टॉपिक्स हैं और ये जो स्लाइड है ये प्रोफेशनल एथिक्स के नाम से आप लोगों को शो हो जाएगी। ये 4th वन आपका लेक्चर था। अंदर अराउंड 9 टॉपिक्स इसके अंदर मेंशन्ड है और बकाया 2 मैंने आप लोगों को जो बताए हैं। साइबर क्राइम का जो लॉ है वो लोकली पाकिस्तान में जो इम्प्लीमेंट हुआ हुआ है और इंटरनेशनली आप यूके का देख सकते हैं। उसके ऊपर आपको मटेरियल भी काफ़ी जो है वो मिल जाएगा। पर ये वैसे इन्होंने लिखा कि मतलब ये इंजीनियरिंग कोड्स हैं, तो ये तो वो जैसे ब्रिटिश कंप्यूटर सोसाइटी है, कोड्स किस चीज के हैं वैसे? ये जो हमारी प्रैक्टिसेस फॉलो होती हैं सॉफ्टवेयर अच्छा। इंजीनियरिंग से रिलेटेड और जो डिफरेंट सोसाइटीज़ हैं वो जो कोड को फॉलो कर रही हैं उनसे रिलेटेड है ये। ठीक है सर। ठीक है। अच्छा, जो बच्चे जिन्हें टॉपिक अपना याद नहीं है वो मैं इंशाल्लाह फ्राइडे की क्लास के अंदर मेरे पास जो पूरा एक पेज पड़ा हुआ जिसके अंदर ग्रुप्स के नेम और टॉपिक के नेम मेंशन है, उसके मैं जो पिक्चर्स हैं वो अपलोड कर दूंगा क्लास वर्क के अंदर। उधर से आप लोग देख लीजिएगा कि आप लोगों ने कौन से टॉपिक को सिलेक्ट किया था, तो वो भी आप लोगों की जो क्यूरी है रिजॉल्व हो जाएगी then। ठीक है, फिर इंशाल्लाह डे आफ्टर टुमारो देन मीटिंग कंडक्ट करेंगे, फिर उसमें डिस्कस करते हैं। ओके सर। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।